हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 7 के बारे में। पीछे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको बढ़िया सी, फ्रॉग के बारे में। ये तो चैप्टर का नाम तो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है एनसीईआरटी जो नई है उन्होंने अप्रोक्स 80% चैप्टर जो है वो काट दिए हैं। इसके अंदर कॉकरोचेस भी थे, अर्थवर्म भी था, फ्रॉग था, एनिमल टिश्यूज थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉग रह गया है यहाँ पे। तो चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा टिश्यू के बारे में और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे डिटेल में फ्रॉग के बारे में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. बिल्कुल सही बात है। कहता है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन सब एक ही सिंगल सेल को करने पड़ते हैं। सही बात है, तो बेचारी सिंगल सेल ही तो है, वही सारा काम करेगी यहाँ। In the complex body, multicellular animals, the some basic functions are carried out by the different group of cells in well organized manner। जबकि हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये काम जो है वो अलग अलग तरह के टिश्यू करते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन वाला काम जो है वो लंग्स से हो रहा है, थिंकिंग वाला काम ब्रेन से हो रहा है, सर्कुलेशन वाला काम जो है वो हार्ट से हो रहा है, बाकी और भी कई सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। इन बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक अ हाइड्रा is made up of different types of cells and the number of cells each type can be thousands। हाँ, हाइड्रा जो है वो है तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, वो मल्टी सेलुलर, लेकिन क्या है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं है, ठीक है ना। तो अलग अलग सेल्स जो है वो अपना अलग अलग काम करती रहती हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस के लिए। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे ये सारी सेल्स एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं। As you have already learned in your earlier classes, in multicellular organisms, a group of similar cells along with the intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue। यानी कि अलग अलग टिश्यूज मिलते हैं, उनकी सेल्स क्या करती है, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, एक साथ मिलके काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, you may be surprised to know that all complex animals consist only 4 basic types of tissues। आपको पता है जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ 4 तरह के ही टिश्यू मिलते हैं। These tissue are organized in specific proportion and the pattern to form an organ like a stomach, lung, heart and kidney, ठीक है। When two or more than two organs perform a common function by their physical and the chemical interaction, they are together to form organ system। देखो, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स जो है अगर वो कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक है, कैसे, फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शंस के थ्रू, तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल है जैसे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। Cells, tissue, organ and organ systems split up the work in the way of the exhibits division of labor and the contribute to the survival of the body as a whole। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं ये। देखो, जैसे देखो इस जगह पर बताया, देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी यूनिवर्स की, दैट इज एटम। हालांकि अब तो एटम को भी आगे सब डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन हम एक बार के लिए एटम मानते हैं। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से बनते हैं सेल्स, सेल्स एक साथ मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी बनाते हैं, है ना। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है, देखो, the basic tissues you have learned in earlier classes organized to form organs which in turn associate to form a organ systems in the multicellular organism। such an organism is essential for more efficient and better coordinated activities of the millions of cells consisting on an organism। Each organism in our body is made up of one or more than one type of tissues। for example, our heart consists of all the 4 type of tissues, ठीक है, like एपिथेलियल टिश्यू जो किसी ऑर्गन के बाहर मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि किसी ऑर्गन के अंदर मिलता है, मस्कुलर टिश्यू जो उसका मेन पार्ट है, और न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू जो होता है उसमें न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम careful study is that the complexity of organ and organ system displays a certain
discernible trend this discernible trend is called evolutionary trend। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग तरह की मिलती है। कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कोई कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसके एवोल्यूशन को दिखाती है, मतलब कौन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में इवॉल्व हुआ है तो वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दिखाएगा, और जो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में इवॉल्व नहीं हुआ है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाएगा, वो कंपैरेटिवली सिंपलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, नाउ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के अंदर देखो, इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। यहां हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्टडी, एनाटॉमी का मतलब होता है इनर स्टडी। ठीक है ना, ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। ठीक है, in the case of plants or microbes the term morphologies means the only this। ठीक है, in case of animals it refers to the external appearance of organs and the part of our body। ठीक है, सही बात है कि भाई प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो टर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो सिर्फ इसी के मीन्स है कि इसका मतलब बाहर बाहर से देखना, लेकिन एनिमल्स के केस में एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स, अलग अलग उसके पार्ट्स देखना, ये सब भी मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं। द वर्ड एनाटॉमी is conventionally is used to the study of morphology of internal organs in the animals। you will learn the morphology and anatomy of frog representing the vertebrates। यानी कि वो क्या है, vertebrates को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, ये फ्रॉग दिखा रखा है। देखो फ्रॉग जो होता है ना उसकी काफी सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस के साथ मिलती जुलती हैं और बहुत इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इसकी स्टडीज जो है वो बहुत आसान रहती है हमारे लिए। देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का फ्रॉग, ठीक है, ये इंडियन फ्रॉग है जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। ठीक है, इसकी आगे वाली टांगे देखो किस तरह से दिखाई दे रही, छोटी, और पीछे वाली टांगे जो है वो बड़ी है। ठीक है, आप देखो इसकी बॉडी किस तरह से दिखाई दे रही है आपको। इसकी बॉडी जो है एक सिर में और बाकी पूरी बॉडी ट्रंक यानी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ना तो इसके पास में गर्दन है ना इसके पास में पूंछ है। ठीक है, ग्रीन कलर का है ये, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, यानी कि ग्रीन भी नहीं कहूं मैं, ऑलिव ग्रीन कहूं, ऑलिव ग्रीन कलर का है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे अपने को, है ना। तो देखो अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो कैसा है ये देखो, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, क्या कभी आपने स्किन को टच किया है? टच करने पर चिपचिपी सी लगेगी वो। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, यानी फिसलनदार होगी, चिकनी होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि म्यूकस होता है उसके ऊपर। ठीक है, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन द मॉइस्ट कंडीशन, और इसकी स्किन को मॉइस्ट कंडीशन में रखना होता है, इसी कारण से यहाँ क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, क्योंकि ये महाराज जो है हमारे मेंढक जी ये सांस लेते हैं कहां से, स्किन से भी सांस लेते हैं ये। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन, डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीठ का कलर, ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, दिख भी रहे हैं आपको। On the ventral side of skin is uniformly pale yellow, pale yellow मतलब हल्का येलो होता है, नीचे की तरफ जो पेट वाला कलर है वो हल्का येलो होता है। The frog never drinks water but absorb through the skin, ये कभी पानी नहीं पीता लेकिन मेंढक पानी को स्किन से एब्जॉर्ब करता है। कितना खतरनाक तरीका है ना, कि पानी पी नहीं रहा है लेकिन फिर भी पानी की सप्लाई कहां से हो रही है, स्किन से एब्जॉर्ब करके हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखो, मॉर्फोलॉजी में आगे और बात करते हैं। देखो द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइजेबल इनटू द हेड एंड ट्रंक, हेड वाला पोर्शन और बाकी बचा हुआ पीछे पूरा ट्रंक। ठीक है, फिगर 7.1 दे रखा है देखो, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द फ्रॉग, अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि जो माउथ होता है, माउथ के ऊपर इस जगह पर तो नॉस्ट्रिल्स भी लगे होते हैं जहां से ये सांस लेता है। ठीक है, आईज आर बल्ब्ड एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। देखो आंखें जो होती है बल्ड होती है, यानी फूली हुई सी आंखें है, देखो इनकी, है ना, फूली हुई सी आंखें, और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, जब वो मेंढक पानी में होता है ना तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसकी आंख को कवर कर लेती है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आंख में जो पानी में जब वो जाएगा तो कचरा और जो है जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो उसकी आंख को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। On the either side of eyes, a membranous tympanum, ear receive sound signals, यानी कि यहां आंख के ठीक पास में छोटे से छेद होते हैं, उनको टिम्पैनम बोलते हैं, जो कि साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प टू स्विमिंग,
वॉकिंग, लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है छोटी जंप मारना, बोरोइंग यानी गड्ढा खोदने में हेल्प करते हैं, एंड द हाइंड लिम्स and in the 5 digits and they are the larger and the muscular than 4 limbs and end of the 4 digits। देखो आगे वाले जो पांव होते हैं ना उसके 4 limbs, उसमें 4 ही अंगुलियां होती है, ठीक है, जबकि पीछे वाले जो पांव होते हैं ना उसमें क्या होती है 5 अंगुलियां होती है, ठीक है, 6 तो नहीं बन गई ना, हाँ 5 ही होती है, 5 अंगुलियां होती है, ठीक है। The feet have webbed digits that can help in swimming। इनके पास में फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, देखो कैसे मैं बताता हूँ। इनकी जो अंगुलियां होती है ना, ऐसे मान लो ये अंगुलियां हैं, इनकी अंगुलियों के बीच में ना ऐसे जाल मिलता है, ठीक है ना, अंगुलियों के बीच में से जाल मिलता है जो कि तैरने में हेल्प करती है। पीछे वाली टांगे बड़ी होती है, आगे वाली टांगे छोटी होती है। इसके अलावा और क्या होता है, देखो यहाँ आगे वाली टांगों में 4 डिजिट होती है, पीछे वाली में 5 डिजिट होती है, ठीक है। और देखो क्या है, मॉर्फोलॉजी में ही चल रहा है, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है। ये हमें पता चल सकता है देख करके उसको कि वो मेल है क्या फीमेल है। कैसे कैसे कैसे, देखो the male frogs can be distinguished by the presence of the sound producing vocal sacs and the also copulatory pad on the first digit of the 4 limbs which are absent in female frogs। सबसे पहले क्या है, देखो वोकल सैक, वोकल सैक है ये, इससे कि वो क्या करेगा, आवाज निकालेगा। अब पता चला सिर्फ मेल फ्रॉग जो होता है ना वही टर टर की आवाज निकालता है, फीमेल फ्रॉग्स जो होती है उनमें वोकल सैक्स नहीं होते, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कॉपुलेटरी पैड, ये क्या होता है, फर्स्ट डिजिट होती है ना वो थोड़ी सी फुली हुई सी होती है, उसको वो कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं। देखो ये इस जगह पर दिखा रखा है, ये क्या करती है, ये फ्रॉग को फीमेल के ऊपर जब वो बैठता है, जब वो अपने स्पर्म ट्रांसफर कर रहा होता है बाहर की तरफ, तो फीमेल के ऊपर बैठ जाता है। तो फीमेल की स्किन भी तो स्लिपरी होगी ना, फीमेल की स्किन भी कैसे होगी, स्लिपरी होगी, तो उसको चिपकने के लिए वहां पर क्या होगा, कॉपुलेटरी पैड मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखो एनलार्ज थंब इन मेल, और यहां देखो सिलेंडर थंब इन फीमेल। यहां देखो इस जगह पर ये थंब जो है वो सिलेंड्रिकल है, यानी कि वो फीमेल है, और अगर ये एनलार्ज है तो क्या है, वो मेल है, कॉपुलेटरी पैड है उसके पास में, ठीक है। एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। देखो एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसकी कैसी है। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग इज एकोमोडेट different organ systems such as the digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and the reproductive system which well developed structures and functions। यानी इतना सब कुछ सिस्टम होता है फ्रॉग के अंदर भी जो कि अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं। इस जगह पर देखो ये ओवरऑल एक जो मेल है, मेल फीमेल कुछ बता नहीं रखा है ना, तो यूरेटर दे रखा है, यूरेटर दे रखा है तो इसका मतलब ये फीमेल ही है, ठीक है ना, आगे बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो ट्यूब्स हैं जो आपको यहाँ पे यूरेटर दिखाई दे रही है, ये यूरियोजेनिटल डक्ट के फॉर्म में काम करती है। तो एक फ्रॉग है, उसका एक बेसिक डायग्राम दिखा रखा है, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम दिखा रखा है। क्या क्या दिखा रखा है, देखो सबसे पहले ईसोफेगस दिखा रखी है जो कि हमारे फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। फिर उसके बाद ये देखो इतना बड़ा सारा लिवर दिखा रखा है, ठीक है, लिवर के पास में दिखा रखा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नीचे दिखा रखा है स्टमक, स्टमक के बाद में दिखा रखा है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो आगे खुलती है वो दिखा रखा है इसको रेक्टम, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। इस रेक्टम का ही नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं क्लोएका, तो बोलते हैं क्लोएका, ठीक है। इसी क्लोएका के आगे की तरफ क्या दिखा रखा है, यूरिनरी ब्लैडर भी दिखा रखा है, यहाँ देखो, ठीक है। ऊपर यहाँ दिखा रखा है क्या, हार्ट दिखा रखा है। उसके बाद में हार्ट से निकलती हुई ट्यूब और वो किडनी में सप्लाई जा रही है ब्लड की। फिर उसके बाद में यूरेटर्स दिखा रखे हैं जो क्लोएका में खुल रहा है, और यही या यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी क्लोएका में खुलता हुआ दिखा रखा है। ये क्लोएका बॉडी से बाहर खुलता हुआ दिखाया है, दैट इज क्लोएकल एपरेचर के फॉर्म में। इतना सब कुछ है। और लंग्स भी दिखा रखे हैं, देखो 2 लंग्स दिखा रखे हैं, पिंक कलर के होते हैं, लाइट पिंक कलर के लंग्स, ठीक है। और उन किडनीज के ऊपर फैट बॉडीज दिखा रखी है। इतना सब कुछ जो है वो एक फ्रॉग के जो एनाटॉमी है उसके अंदर बताया हुआ है। देखो उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके पास में लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कॉर्निवोरस। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो कॉर्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है, किन के कंपैरेटिवली, हर्बिवोरस एनिमल के कंपैरेटिवली। हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, ओके। The mouth open into the buccal cavity, mouth कहां खुलेगा, buccal cavity, that leads to the esophagus through the pharynx। उसके बाद में pharynx, pharynx is a common path of respiration or the digestion,
ठीक है ना। उसके बाद में वो सीधा कहां जाएगा, ईसोफेगस में खुलेगा वो पोर्शन। Food is captured by the bilobed tongue. The digestion of food takes place by the action of HCl and the gastric juices secreted from the walls of stomach. यानी कहां जाएगा खाना जो है वो यहां जाएगा स्टमक में, तो स्टमक में इस खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। HCl और गैस्ट्रिक जूस से काम करेंगे। और मेंढक जो होते हैं ना उसके आगे वाली जो पोर्शन होता है जीभ का, वैसे बाइलोब्ड होता है। वो क्या करता है, मेंढक अपनी जीभ निकालता है ऐसे पोर्शन से और किसी इंसेक्ट को कैप्चर करता है और अंदर की तरफ ले लेता है। तो ऐसी म्यूकस चिपचिपी वाली जीभ होती है और बाइलोब्ड डोर होती है आगे से, ठीक है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडिनम। अब क्या होता है देखो, यहां से स्टमक से जो आधा अधूरा पचा हुआ फूड है उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। और ये जो काइम है ये आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके फर्स्ट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। ओके, the duodenum receive the bile from gallbladder and the pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct। क्या कह रही है, ड्यूडिनम में बाइल जूस निकलेगा जो कहां से आएगा, गॉल ब्लैडर से आएगा, और पैनक्रेटिक जूस आएगा कहां से आएगा, पैनक्रियाज से आएगा। ये दोनों ही एक कॉमन डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में खुलते हैं और क्या बोलते हैं उसको, अ कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। बाइल इमल्सिफाई द फैट एंड पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। देखो क्या लिखा हुआ है, बाइल इमल्सिफाई द फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना ताकि उसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाए। जैसे होता है ना कि कई बार कोई इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है, वर्ड बहुत बड़ा है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके याद करते हैं ताकि आसानी से याद हो। ऐसे क्या होता है, फैट का डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है तो उसको क्या करते हैं, इमल्सिफाइड कर देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं ताकि उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। ये काम बाइल जूस का होता है, ठीक है। और पैनक्रेटिक जूस जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन कहां होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद देखो, डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमेरस फिंगर लाइक folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. The undigested solid waste move into the rectum and pass throughout the cloaca. देखो क्या है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, ये इंटेस्टाइन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर बनाऊं तो यहां फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको ऐसे, और उसके ऊपर भी और छोटी छोटी बाल जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। दे आर कॉल्ड विलाई और माइक्रोविलाई। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये होती है विलाई और उसके ऊपर जो होती है बाल जैसी, दैट इज माइक्रोविलाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो विलाई और माइक्रोविलाई आपस में वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगी, और बिना डाइजेस्ट किया हुआ फूड कहां जाएगा, रेक्टम में। कुछ टाइम पर रेक्टम में वो स्टोर रहने के बाद वो क्लोएका से होता हुआ बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ही है इन सब चीजों की, ज्यादा बहुत बड़ी चीज तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे, देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं फ्रॉग्स में। डाइजेशन तो खत्म हो गया, रेस्पिरेशन देखते हैं। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। फ्रॉग्स जो है वो जमीन पर और वाटर में अलग अलग मेथड से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इन वाटर स्किन एक्ट एज अ एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोल रहा है ये, पता है, ये बोल रहा है कि स्किन जो है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह काम करती है। जब वो पानी में होता है तो वो स्किन से सांस लेता है और उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्किन के अंदर आएगी, किस प्रोसेस के थ्रू आएगी, डिफ्यूजन के थ्रू आएगी। ऑन लैंड द बकल कैविटी, बताओ, स्किन एंड लंग्स आर एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जमीन पर वो मुंह फाड़ के भी सांस ले सकता है, पता है क्यों, क्योंकि उसकी बकल कैविटी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, वहां से डायरेक्टली गैस एक्सचेंज कर सकता है वो। दूसरा, स्किन से भी सांस ले सकता है, और लंग्स तो खैर है ही उसके पास में। स्किन, लंग्स और बकल कैविटी तीनों से सांस ले सकता है वो जमीन पर। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाँ, लंग्स से रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर a pair of elongated pink colored sac like structures present in the upper part of trunk region। क्या लिखा है, पिंक कलर के हैं, ये रहे देखो, ट्रंक के अपर पार्ट में ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी and then into the lungs. During the estivation and hibernation, gases exchange takes place through the skin। देखो
पहले जाती है नॉस्ट्रल में, फिर जाती है बकल कैविटी में और उसके बाद में जाती है लंग्स में। ये जरूर ध्यान रखना इसका पाथ क्या है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पर वो क्या करता है, वो स्किन से ही सांस लेता है। बट व्हाट इज एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ये तो बताओ। सुनो ध्यान से, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है। देखो फ्रॉग्स जो है ना, वो आपको कभी भी पीक गर्मी में यानी पीक समर में और पीक विंटर में कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। बाहर का जो टेम्परेचर होगा उनके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। तो पीक समर और पीक विंटर से बचने के लिए ये गहरे गड्ढों में जाकर के एक तरीके से इनएक्टिव होकर पड़े रहते हैं और एक तरीके से मैं कह दूं सो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बारिश का मौसम आता है ना, जिस समय ना तो बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, उस टाइम पर ये फेवरेबल कंडीशंस में बाहर निकलते हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, जब वो सर्दी के टाइम पर एक स्लीपिंग पार्ट में या फिर एक तरह स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है तो उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। और जब पीक गर्मी के टाइम पे वो ऐसा करता है तो उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। तो उस टाइम पर जब वो इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, इतना एक्टिव होता नहीं है, तो वो स्किन से ही सांस लेता है, ठीक है। चलो उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ब्लड पहुंचाना, न्यूट्रिशंस पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को अलग करना, उसके लिए ब्लड होता है हमारी बॉडी में, हार्ट भी होता है और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड द क्लोज टाइप। कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। फ्रॉग्स के पास में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। The blood vascular system involves the heart, blood vessels and blood। क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है, तीन चीजें हैं। The lymphatic system consists lymph। lymph आपको पता है हमारी बॉडी में मिलने वाला एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि ब्लड के जैसे ही काम करता है। The lymph channels and the lymph nodes also। lymph channels और lymph nodes भी मिलती हैं। Heart is muscular and structure situated इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है और बॉडी के अपर पार्ट में देखो इस जगह पर लगा होता है, यहां। इट हैज द 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल एंड कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो फ्रॉग का हार्ट है ना, ये कहता है जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे, देखना फिर। ये फ्रॉग का हार्ट है, ये कहता है 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। फिर ये कहता है कि भैया जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम नाम की कवरिंग से ढका हुआ रहता है। ओके ठीक है, पेरिकार्डियम की कवरिंग से मैंने इसको ढक दिया। उसके बाद a triangular structure is called sinus venosus joins the right atrium। it receives the blood through the major veins called vena cava। अब देखो राइट एट्रियम ये है, यहां से एक चैम्बर निकलता है, बोलते हैं साइनस वेनोसस। ये क्या करता है, मेजर जो वेन्स होती हैं उनसे क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में जाएगा, फिर वो हार्ट में जाएगा, ठीक है। ओके देन द वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। अब यहां क्या होता है देखो, अब ये वेंट्रल साइड में मतलब हार्ट के आगे लगा हुआ है। तो मैं एक बार के लिए क्या कर रहा हूं, मैं नीचे बना रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये उसके आगे है। तो जो वेंट्रल साइड में इस जगह पर ये जो वेंट्रिकल है ये कहां खुलता है, ये एक चैम्बर में खुलता है, दैट इज कोनस आर्टेरियोसिस। कोनस आर्टेरियोसिस। अब यहां पता है क्या होता है, यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि वेन्स लेकर के आती है, पल्मोनरी वेन्स लाती है। और यहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड। क्या है ये, मिक्स्ड ब्लड हो गया। और यही मिक्स्ड ब्लड कहां जाएगा, आगे बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। तो इसकी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई नहीं होता, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसीलिए पोइकिलोथर्मस है, क्योंकि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये इतनी एनर्जी अमाउंट, इतनी अच्छे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जितनी कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होगा उनके लिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, the blood from heart is carried to the all parts of body by arteries, that is atrial system. The veins collect the blood from different parts of body and heart to the and different parts of body of to the heart and form the venous system. Okay, यानी कि आर्टरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड को सप्लाई देना हार्ट के थ्रू ब्लड को अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्लड सप्लाई देना एट्रियल सिस्टम होता है, और ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाना दैट इज वेनस सिस्टम। ठीक है, स्पेशल वेनस कनेक्शन इज बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। कई बार क्या होता है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में ब्लड का कनेक्शन मिलता है और किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में भी कनेक्शन मिलता है। इन्हें क्या बोलते हैं पता है क्या? इनको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और आपको पता होगा ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2025 में आया था, अभी रिसेंटली आया था। ठीक है ना, किडनी और लोअर पोर्शन के बीच में जो पोर्टल सिस्टम मिलता है ये आया था 2025 में। The former is collected hepatic portal system and later is collected renal portal system. तो देखो शुरुआत वाला जो है उसे हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और ये बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है ना, क्योंकि किडनी के लिए रीनल वर्ड आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने कहा था रीनल पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच में मिलता है? तो किडनी और लोअर पोर्शन के बीच में मिलता है। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जैसा कि हमें पता है ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स होती है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स, और इन्हीं को एरिथ्रोसाइट भी कह देते हैं। डब्ल्यूबीसी हो सकती है जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स कह देते हैं, या ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं। और क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स एज ह्यूमन, है ना। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी आरबीसी जो होती है ना मैमल्स की, वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, यानी कि उनके पास में आरबीसी जो है वो लाल कलर की इसीलिए होती है क्योंकि उनके पास में हीमोग्लोबिन होता है। हमारे पास भी हीमोग्लोबिन होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। हाँ, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती। ठीक है ना, इवन सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। देखो लिखा हुआ है ना, इसके पास में प्रोटीन और आरबीसी नहीं होती। अगर कुछ प्रोटीन होती तो इसका कलर येलो हो सकता था क्योंकि प्रोटीन्स येलो कलर देते हैं, और आरबीसी होती तो इसका कलर रेड हो सकता था, लेकिन दोनों ही नहीं है तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट रहता है। The blood carries nutrients, gases and water to the respective sites of during the circulation. The circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. Circular वाला पूरा पोर्शन जो है वो हार्ट की पंपिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की फ्रॉग की। फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? The elimination of nitrogenous waste is carried out by the well developed excretory system, यानी कि इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता हुआ बाहर की तरफ बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, यूरेटर्स, ठीक है, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। आप इसका पाथ ध्यान रखना क्योंकि पाथ पूछा जा सकता है। ठीक है ना, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन का पाथ भी कहा जा सकता है कि किडनी से यूरिन निकलने के बाद कहां से आता है? किडनी, फिर यूरेटर, फिर क्लोएका, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। दीज आर कॉम्पैक्ट, डार्क रेड एंड द बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये किडनीज के बारे में बात कर रहा है कि वो डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column। vertebral column के दोनों तरफ पीछे की तरफ लगी हुई होती है किडनीज। ठीक है ना, ये रही, देखो ये रही। each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubules or the nephrons। क्या है uriniferous tubules और nephrons? ये दोनों चीजें जो है ये मतलब दोनों चीजें तो नहीं है, एक ही चीज है। नेफ्रॉन्स जो है और यूरिनिफेरस ट्यूबल्स जो है इन दोनों से मिलकर के बनी होती है किडनी। ठीक है, टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स एंड द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू द क्लोएका। क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे ये किडनी है, किडनी से ये यूरेटर बाहर निकलता है, लेकिन यहां इसको हम यूरियोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं।
आपको पता है जो फ्रॉग का टेस्टिस होता है ना, वो यहाँ किडनी के ऊपर की तरफ लगा होता है, तो ये स्पर्म्स जो है ना, ये भी यूरेटर के थ्रू ही बाहर निकालते हैं टेस्टिस, इसलिए मेल्स के अंदर इसे यूरिनिफेरस ट्यूबुल ना कह के या फिर यूरेटर्स ना कह के इसको यूरियोजेनिटल डक्ट कहते हैं, ठीक है ना? ओके। In females, the ureters and oviduct open separately into the cloaca. The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also open into the cloaca. Okay. The frog excrete urea. Frog क्या excrete करता है nitrogenous waste में? Urea excrete करता है वो. And thus it is a ureotelic animals. ठीक है, excretory waste are carried by the blood into the kidney and where it is separated and excreted. सही है। एक तो मेंढक का जो टेडपोल होता है ना, ये याद रखना, मेंढक का जो टेडपोल होता है, ये एक लार्वा है, मेंढक के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, ये अमोनिया सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? अमोनिया सिक्रीट करता है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इसके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, यानी कि इसका ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. Okay, it includes both neural system and endocrine glands. उसमें neural system भी अच्छा खासा डेवलप्ड है और endocrine system भी अच्छा खासा डेवलप्ड है ना? The chemical coordination of the various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. यानी कि कई सारे coordinations जो है, chemical coordination जिसको हम बोलते हैं, वो hormones के थ्रू होता है, और hormones कौन निकालता है? Endocrine glands निकालती है। The prominent endocrine glands is found in the frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, यानी कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो पैनक्रियाज में मिलते हैं, एड्रिनल मिलती है और गॉनेड्स मिलते हैं। गॉनेड्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहे जा सकते हैं ना, जहां पर स्पर्म और ओवम बनते हैं, ठीक है। अगर मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। तो तीन तरह के नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती है, और सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक जो होते हैं वो किसमें आती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती है, ठीक है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? जो ब्रेन से डायरेक्टली निकलती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। कितनी होती है? 10 पेयर्स होती है। 10 नहीं है, 10 पेयर्स है, यानी 20 है टोटल। अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज एनक्लोज्ड बाय इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रेनियम। यानी ब्रेन जो बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग चाहिए रहती है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज क्रेनियम मेड अप फ्रॉम बोन्स। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो 10th में भी आता है। ब्रेन जो होता है वो फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद फोरब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स किसके लिए होते हैं पता है क्या? सूंघने के लिए होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होते हैं वो मेन पार्ट होता है ब्रेन का। एंड द अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन, ठीक है। डायंसेफेलॉन अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड नहीं होता। The midbrain is characterized by the pair of optic lobes. Optic lobes किसके लिए होते हैं? देखने के लिए होते हैं। Hindbrain consists cerebellum जो बैलेंसिंग के लिए होता है, एंड medulla जो कि बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जस्ट लाइक हार्ट बीट, ठीक है ना, ये सब चीजों को कंट्रोल करने का काम medulla oblongata करता है, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे। The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and the continuous into the spinal cord। देखो एक्चुअली क्या होता है, फोरामेन मैग्नम क्या है? जैसे ये ब्रेन है, ठीक है ना, ये हमारा क्रेनियम है, उसके अंदर पीछे से एक छेद होता है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। यहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है। ऐसे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल, जैसे ये ब्रेन है अंदर, यहां से स्पाइनल कॉर्ड यूं बाहर निकलेगी और फोरामेन मैग्नम से होते हुए जाएगी, which is enclosed in the vertebral column। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको भी तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई चाहिए, क्योंकि ये भी तो बहुत सॉफ्ट है, तो इसके बाहर की तरफ क्या मिलेगा? वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी। ये देखो, ये मैं वर्टिब्रीज बना रहा हूं, छोटी छोटी बोन्स बना रहा हूं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि फ्रॉग्स के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कहां कहां होते हैं, कितने होते हैं और क्या क्या फील करते हैं, ठीक है। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, namely organs of touch,
इट्स कॉल्ड सेंसरी पैपिले फाउंड ऑन स्किन। टेस्ट बर्ड के लिए, स्मेल जिसके लिए नेजल एपिथेलियम होती है, विजन जिसके लिए आईज होती है, और हियरिंग जिसके लिए टिम्पैनम होता है विद इंटरनल ईयर्स। टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स वो इस जगह पर होता है। यहाँ पे देखो ये टिम्पैनम दिखा रखा है, ये आईज है, यहाँ स्नॉट है, नॉस्ट्रल्स है, ये देखो, और ये माउथ है, ठीक है, डर्मल प्लेस है, मिड डोर्सल स्किन है, ये सब इन जगहों पर क्या मिलेगा, इन जगहों पर सेंसरी पैपिले मिलेंगे जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Out of these, eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around the nerve endings। क्या है, देखो क्या कह रहा है, out of these eyes and internal ears are well organized, यानी कि eyes और ears जो है वो बहुत अच्छे से organized है, और जो बाकी सारे organizations है उसमें वो क्या है, थोड़े से cellular aggregations है, मतलब कि सेल्स का गुच्छा है जो कि नर्व एंडिंग्स के ऊपर लगे हुए होते हैं ताकि नर्व से कोई भी मैसेज आए तो पता चले। Eyes in a frog are pair of a spherical structure situated in the orbit and skull। क्या है, eyes of a frog are pair of a spherical structure, गोल स्ट्रक्चर्स होती है eyes situated in the orbit। ऑर्बिट क्या होता है, खांचा होता है जिसके अंदर ये आंखें क्या होती है, लगी हुई रहती हैं। These are simple eyes, एक होते कंपाउंड आइज, एक होते सिंपल आइज, है ना। कंपाउंड आइज में क्या होता है, आइज जो होती है वो छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बनी होती है ऐसे, दे आर कॉल्ड ओमिटिडिया, ऐसे छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बनी होती है ऐसे, ठीक है ना। ये इंसेक्ट्स के अंदर देखी जाती है, डेटा कंपाउंड आइज। इसकी होती है सिंपल आइज, हमारे अंदर भी सिंपल आइज होती है, possessing only one unit, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, यानी बाहर से सिर्फ टिम्पैनम देखा जा सकता है, बाकी जैसे हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है ना वैसा फ्रॉग के अंदर नहीं मिलता। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, यानी कि कान जो है वो हियरिंग करने का काम तो करता है, ये साथ साथ में बैलेंसिंग का भी काम करता है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम बनाए रखने का, यानी बैलेंसिंग रखने का। ओके, नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेन है, ध्यान रखना। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत अच्छे खासे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओटिड टेस्टिस व्हिच आर फाउंड adhered to the upper part of kidneys by a double fold of a peritoneum is called mesorchium। क्या कह रहे हैं, देखो ये किडनी है, किडनी के ऊपर की तरफ येलोइश कलर के टेस्टिस लगे होते हैं, दिख रहे, ऊटिड होते हैं, यानी कि अंडाकार होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और अपर पार्ट पे लगे होते हैं किडनी के। एक डबल फोल्ड की स्ट्रक्चर होती है जिसे डबल फोल्ड पेरिटोनियम या मेसोर्कियम कहते हैं, उसकी हेल्प से क्या होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। वासा एफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, यानी कि यहां से 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकलती हैं जो क्या चाहती है, कहां जाती है, किडनी के अंदर जाती हैं। दे एंटर इनटू द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। ये बिडर्स कैनाल कहां होती है, ये बिडर्स कैनाल होती है किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये ओपन होकर के अंदर किडनी में एक बड़ी सी ट्यूब में खुलती है, कहते हैं बिडर्स कैनाल। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरियोजेनाइटल डक्ट एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द किडनीज एंड ओपन इनटू द क्लोएका। उसके बाद ये यूरियोजेनाइटल डक्ट के फॉर्म में बाहर आती है। देखो यहां अंदर की तरफ क्या है, बिडर्स कैनाल है, बिडर्स कैनाल जो आगे ज्वाइंट करेगी और इस जगह पर बाहर खुलेगी, उसे यूरियोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। तो इसी जगह से यूरिन भी आएगा, इसी जगह से स्पर्म भी बाहर जाएंगे। द क्लोएका इज अ स्मॉल median chamber that is used to pass fecal matter, urine and the sperms to the exterior। देखो ये रहा क्लोएका, ये रहा क्लोएका। क्लोएका एक ऐसी जगह है, इस जगह पर जहां से स्पर्म भी बाहर जाते हैं, यहीं से यूरिन भी बाहर जाता है, और यहीं से जो फीकल मैटर होता है वो भी बाहर जाता है, और यहीं यूरिनरी ब्लैडर भी लगा होता है जो कुछ टाइम तक अपने जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, उसके बाद ये यहीं से क्लोएका से होते हुए बाहर निकलता है। तो देखो इस ये जो चैम्बर है ना, इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, दैट इज रेक्टम, और नीचे वाला पोर्शन होता है, ये होता है क्लोएका, ठीक है ना। अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, ओवरीज कहां है, कहां है, ये रही ओवरीज, ठीक है ना, ये रही ओवरीज। इस तरफ भी होती है लेकिन इस तरफ वाली ओवरी दिखाई नहीं है। Ovaries are situated near the kidneys and there are no functional connection with kidneys। यानी ये ओवरी जो है वो किडनी के पास में लगी हुई है लेकिन उसका किडनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। A pair of oviduct arise from the ovaries open into the cloaca separately। यहां देखो ओवम भरे होते हैं, ये यहां से ओवम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही इस ओविडक्ट से होते हुए आगे क्लोएका में खुलते हैं।
ठीक है, यहाँ किडनी होती है, किडनी से यूरिन बाहर निकलता है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। अ मैच्योर फीमेल ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक मैच्योर फीमेल लगभग 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? वाटर के अंदर होता है, क्योंकि मेल भी अपने स्पर्म्स पानी में छोड़ देता है, फीमेल भी अपने ओवम उसी टाइम पर पानी में छोड़ देती है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा? पानी में होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। अभी बोला था ना मैंने, टेडपोल लार्वा होता है। टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है ना। टेडपोल अंडरगोस टू द मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्या है, फ्रॉग्स आर द बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। यानी कि वो मैनकाइंड के लिए अच्छे हैं फ्रॉग्स, क्योंकि वो छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे ये क्रॉप्स जो है वो बच जाती हैं। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ये एक अच्छा खासा बड़ा लिंक है, क्योंकि ये खुद किसी को खाते हैं छोटे इंसेक्ट को, और ये खुद किसी के लिए फूड है। तो ये फूड चेन और फूड वेब के अंदर एक बहुत अच्छी चेन के अंदर मेंटेन रहते हैं। In some countries, the muscular legs of frogs are used by the men. इसकी जो पीछे वाली टांगे होती है ना, बड़ी मस्कुलर होती है, मसल्स अच्छी खासी होती है। तो मोटी टांगों के कारण क्या होता है, इसकी पीछे वाली टांगे खाई जाती हैं। अब आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी कंट्री में खाई जाती होंगी, है ना, आप खुद समझदार हैं। उसके बाद देखो समरी देखते हैं। समरी क्या है इसकी? समरी से भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, है ना, इसीलिए समरी जो है वो भी ऐड की गई है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो समरी में होती है और चैप्टर में नहीं होती। देखो, cells, tissues, organ and organ system split up the work and the way to ensure the several of the body as a whole and exhibit division of labor। सही बात है, बिल्कुल ये हमने शुरू में ही देखा था। A tissue is defined as a group of cells along with the intercellular substances performing one or more functions in the body। बिल्कुल ठीक है। Epithelia are the sheet-like tissues lining the body surface and it cavities, ducts and the tubes epithelial have a free surface facing to the body fluid or the outside the environment। देखो क्या होता है, एपिथेलियल लेयर जो होती है वो किसी भी ऑर्गन के बाहर की तरफ मिलती है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ स्टमक बनाया, ये स्टमक बनाया, इसके बाहर जो कवरिंग होगी वो भी एपिथेलियल सेल्स की होगी, अंदर की तरफ लेयर होगी वो भी एपिथेलियल सेल्स की होगी, है ना। Their cells are structurally and functionally connected at the junctions। इनकी सेल्स जो होती है वो जंक्शंस के साथ में जुड़ी हुई होती है, यानी सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उसको जंक्शन कहते हैं। ओके, द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लीवर एंड पेनक्रियाज। ओके, ये फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? फ्रॉग के बारे में। तो इसका जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लीवर है और पेनक्रियाज है। इट कैन रेस्पायर इन वाटर थ्रू द स्किन एंड थ्रू द लंग्स ऑन लैंड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड विद अ सिंगल सर्कुलेशन। ओके, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है ये भी। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरोजेनिटल सिस्टम आर द यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यूरिन और जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आर किडनीज एंड यूरोजेनिटल डक्ट, यानी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, विच ओपन इनटू द क्लोएका। ओके, the male reproductive organ is a pair of testes। okay, the female reproductive organ is a pair of ovaries, ठीक है। a female lay 2500 to 3000 ova at a time, ये भी ठीक है। the fertilization and development are external, the eggs hatch into the tadpoles, अंडे फूटते हैं तो tadpole निकलता है, which metamorphose into the frog, जो metamorphosis करके आगे frog में convert हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, हमने फ्रॉग नाम का चैप्टर जो है यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स जो है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।